नमस्कार। संयोग से एक वीडियो मिला जिसमें एक पति और पत्नी आपस में बात करते हैं सरनेम को लेकर के। एक झुंझलाहट है पति के मन में। वो पहले पत्नी कुछ कहती, फिर वो पति कुछ कहता। पुराने जमाने के लोग ये रूल बना के गए थे कि पत्नी शादी के बाद पति का सरनेम अपना लेती है। मुझे क्या पता क्यों करके गए थे ऐसा। मेरे ऊपर तो ये चीज एक प्रॉब्लम बन चुकी है। ये समस्या केवल इनकी नहीं, आज हर युवा की ये समस्या है। वो पुरानी बातों को जो बिल्कुल तर्क संगत हैं, उन पुरानी बातों को वो अपने पूर्वजों द्वारा चलाया गया एक कर्मकांड मानते हैं। और यही कारण है कि बहुत बार वो न मानने की बात कर बैठते हैं और धीरे धीरे अपनी परंपराओं से दूर होते जाते हैं। भाई, आजकल आप देखते हैं कि लड़कियां अपना जो पुराना सरनेम है वो सरनेम नहीं सब लगाती हैं, या तो अपना पुराना सरनेम भी लगाती हैं और पतियों के साथ में पति का सरनेम भी लगाती हैं। ये एक फैशन सा बन गया है। इस बात का जवाब प्रायः कम लोगों को मिलता है और यही कारण है कि और ऐसी ही कई सारी समस्याएं हैं। मैं अपने भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से, ठीक है, कथाएं तो अभी चूंकि पिताजी का पिछले 1 वर्ष से स्वास्थ्य खराब था, इसलिए कथाएं की नहीं, और अभी धीरे धीरे समय आएगा। क्योंकि जब 1 साल से कथाओं पर विराम लगा हुआ और ये निश्चित नहीं था कि कब तक मैं शुरू करना है, क्योंकि कब शरीर छूटेगा ये तो कोई जानता नहीं है, तो इस कारण से। और चैनल भी अभी बहुत पुराना नहीं है, तो इसलिए इस तरह की बातें बताने का प्रयास है कि कथाओं के अतिरिक्त जो गंभीर विषय हैं समाज के, जिन पर प्रायः वक्ताओं की दृष्टि होती तो है, लेकिन उसको समाज तक पहुंचाते कम है। मैं ये नहीं कहता कि लोग जानते नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मुझसे करोड़ करोड़ गुना अधिक जानने वाले लोग हैं इस भारतवर्ष में और इस संसार में। तो आइए बात करते हैं एक मूल समस्या की। लड़कियां या लड़के या समाज अपनी परंपराओं के संबंध में सुनते तो है पर जानते कम है। उन्हीं में से एक परंपरा, कई वर्षों से इस बात को लेकर के विवाद होता रहा, कन्यादान। तो कई बार इस बात की चर्चा होती है कि कन्यादान है कि कन्या आदान है, और भगवान कृष्ण के एक दृष्टांत से लोग उसको कन्या आदान की बात करते हैं। असल में ये कन्यादान नहीं, गोत्रदान होता है, और इसी से ही सरनेम की बात भी जुड़ी हुई है। अब गोत्रदान क्या है? जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम से जानते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम पुरुषों के लिए जिम्मेदार होते हैं। गुणसूत्र इनको बोलते हैं। गुणसूत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है कि सूत्र बने एक बहुत छोटी सी इकाई जिससे बहुत कुछ पता चलता है। जैसे गणित के एक सूत्र से पूरा सवाल हल होता है, उसी तरह से माता के जो लक्षण हैं या माताओं के पक्ष के जो लक्षण हैं, पिता के पक्ष के जो लक्षण हैं, पिता सहित एक आनुवांशिक, इसको आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझते हैं, और जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है तो जानने के भाव से इस विषय को जाने। गोत्रदान ही असल में कन्यादान है। और एक बात समाज में हमेशा कही जाती है कि वंश पुत्रों से चलता है, उसमें भी ये बात छुपी हुई है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये कोई समाज का सिद्धांत नहीं है, समाज के द्वारा बनाए हुए नियम नहीं है, बल्कि प्रकृति के सिद्धांत के अनुरूप ही हमारे मनीषियों ने इस सिद्धांत को नाम दे दिया। ये समझिए आप, ये विज्ञान का एक तरीका है।
तो गुण सूत्रों के आधार पर ही लिंग निर्धारण होता है, बेटा होगा बेटी होगी, और उसी के आधार पर आगे की वंश परंपरा भी चलती है। एक्स एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के लिए पहले ही मैंने निवेदन किया, और एक्स वाई क्रोमोसोम पुरुषों के लिए होता है। वाई क्रोमोसोम ही लिंग निर्धारण के लिए होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, 23 दूनी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी का विवाह जिस वंश में हुआ तो उस वंश के गुण और बेटी के वंश के गुण। अब अगर उदाहरण के लिए केवल कन्या ही हुई, भाई पुत्र नहीं हुआ, तो इस परिवार का जो वाई गुणसूत्र है वो तो समाप्त हो गया। अब अभी वैसे भी एक खबर आई है, आप सबने सुना होगा कि वाई गुणसूत्र धीरे धीरे लुप्त हो जैसा हो रहा है, और वाई गुणसूत्र लुप्त होने की अवस्था में कोई एकाध ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी जिससे इस सृष्टि का निर्माण होगा। धीरे धीरे सृष्टि विनाश की ओर जाएगी। उसी के बाद फिर एक परम तत्व बचता है, उसी परम तत्व से फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर मैं सृष्टि निर्माण की चर्चा फिर किसी दिन करूंगा। तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम, अब जब बेटी का विवाह हुआ तो भाई महिला दूसरे घर में गई, अब वहां का गुणसूत्र और यहां का गुणसूत्र मिला। अगर वाई गुणसूत्र है तो भाई अपने जिस समाज का वो व्यक्ति है उस समाज के ही गुण फिर से ट्रांसफर होंगे, और अगर कन्या हुई तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो गुणसूत्र और वो जो डीएनए का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। 2 पीढ़ियों के पश्चात वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसी बात को कहते हैं कि कुल जो है चलता है वो लड़कों से चलता है, और कुछ अलग बात नहीं होती है। अब वो व्यावहारिक भाषा ऐसी हो गई कि बुरा जैसे लगने लगता है, पर असल में जो हमारे गुणों का प्रभाव है, जेनेटिक प्रभाव है, वो अगर लड़की है तो लड़की पक्ष से 2 पीढ़ियों बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर लड़का है तो वो चूंकि उसके लिए वाई क्रोमोसोम होता है तो वो बढ़ता रहता है, और कुल चलने की बात होती रहती है। जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं वो इस आधार पर बनी है। तो कन्या जब दूसरे पक्ष में गई तो उसके गुणसूत्र लेना है, चूंकि अब वो उस कुल को आगे बढ़ाएगी, इसलिए अब सरनेम भी, अब जो पुत्र होगा तो पुत्र तो उसी सरनेम को लेकर के होगा। अब आप प्रकृति के सिद्धांत को नहीं बदल सकते। अगर प्रकृति के सिद्धांत को बदलने का प्रयास करते हैं तो विकृति होती है, और फिर उससे कुछ दोष उत्पन्न होने लगता है, कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो इसलिए एक सरनेम जो चेंज करने की परंपरा थी कि बेटी का विवाह हुआ जिस कुल में हुआ, तो चूंकि अब ये लड़की गई है तो इस लड़की के गुणसूत्र और उस परिवार के लड़के के गुणसूत्र दोनों आपस में मिलकर के जब एक नई संतति का निर्माण करेंगे, तो वो संतति अब चूंकि वाई गुणसूत्र कहां से प्राप्त हो रहा है, पुरुष वाले स्वरूप से, तो इसलिए, और वही असल में लिंग निर्धारण को प्रमाणित करता है, तो वो परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि सरनेम चेंज हो जाता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, इसी को गोत्रदान भी कहते हैं। एक सामान्य भाषा में मैंने इस विषय को समझाने का प्रयास किया। अब जब 1 बार 2 बार सुनेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इस तरह से क्यों सरनेम बदलता है, इस बात को आपने सुना और समझा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।